कभी सोचा है हमारे चारों तरफ इतने सारे पेड़ पौधे जानवर, आखिर वैज्ञानिक इन सब के बीच कोई पैटर्न कैसे ढूंढते हैं? आज हम यही समझने वाले हैं कि साइंस जिंदगी की इस विशाल वैरायटी को समझने और सहेजने के लिए कौन से तरीके अपनाता है। चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। जानते हैं, विज्ञान की शुरुआत अक्सर ऐसी ही किसी हैरानी से होती है। जब हम सच में प्रकृति की तरफ देखते हैं तो उसकी विविधता हमें चौंका देती है। हर जीव, हर पत्ता, हर आवाज, सब कुछ अपने आप में एकदम यूनिक है। ये जितना खूबसूरत है उतना ही उलझा हुआ भी लग सकता है। तो फिर सवाल उठता है, इस जीती जागती लाइब्रेरी को, इस खजाने को आखिर समझा कैसे जाए? अच्छी बात यह है कि वैज्ञानिकों के पास इसका एक तरीका है, एक पूरा सिस्टम है। और ये सिस्टम शुरू होता है पहले कदम से, जो सिर्फ देखना नहीं बल्कि बहुत ध्यान से, गौर से अवलोकन करना है। देखिए, साइंटिफिक समझ तैयार जवाबों से नहीं मिलती, बल्कि छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देने और सही सवाल पूछने से शुरू होती है। असल में ना, यूं ही देख लेने और वैज्ञानिक तरीके से अवलोकन करने में जमीन आसमान का फर्क है। जब हम किसी तने को छूकर महसूस करते हैं या पत्तियों की नसों के जाल को गौर से देखते हैं या फिर चिड़ियों की चहचहाहट में फर्क पहचानते हैं, तब हम असल में प्रकृति के राज खोलना शुरू करते हैं। अब जो कुछ भी देखा उसे नोट करना भी तो जरूरी है ना? वैज्ञानिक अपनी नोटबुक में हर चीज दर्ज करते हैं। जैसे इस टेबल को ही देखिए, घास, तुलसी और गुड़हल, इनके तने और पत्तियों में कितना साफ फर्क दिख रहा है। बस यहीं से जानकारी इकट्ठा करने का सफर शुरू होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास ढेर सारी जानकारी है। अगला कदम क्या? वो है वर्गीकरण। मतलब इन सभी जीवों को समझने लायक ग्रुप्स में बांटना, ताकि इस पूरी भीड़ में हम कोई पैटर्न, कोई कनेक्शन ढूंढ सके। सबसे सीधा तरीका है पौधों को उनके साइज और तने के हिसाब से बांटना। जैसे वो छोटे छोटे पौधे जिनके तने हरे और नरम होते हैं, उन्हें कहते हैं शाक। फिर आती हैं झाड़ियां, जिनके लकड़ी जैसे तने जमीन के पास से ही फैल जाते हैं। और आखिर में आते हैं ऊंचे मोटे तने वाले वृक्ष। ये एक सिंपल सी शुरुआत है ना? पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर हमें सच में पौधों के राज जानने हैं तो हमें और करीब जाना होगा, बहुत करीब, उनकी पत्तियों और जड़ों के पास। देखते हैं वो हमें क्या बताते हैं। कोई भी पत्ती उठाइए, ध्यान से देखिए, क्या उसमें नसों का एक मकड़ी के जाले जैसा पैटर्न दिख रहा है, जैसे गुड़हल में होता है? इसे कहते हैं जालिका रूपी शिराविन्यास। वहीं दूसरी तरफ घास या केले के पत्ते को देखिए, नसें एकदम सीधी एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। अगली बार जब बाहर हो तो जरूर देखिएगा कि कौन सा पैटर्न दिखता है। अब जरा जमीन के नीचे चलते हैं, जड़ों की दुनिया में। कुछ पौधों में एक मेन मोटी जड़ होती है जो मिट्टी में सीधी नीचे जाती है। ये है मूसला जड़। और कुछ में एक ही जगह से ढेर सारी पतली पतली जड़ों का गुच्छा निकलता है, एक जाल की तरह। ये है रेशेदार जड़। ये दोनों सिस्टम भी पौधों के परिवारों को पहचानने में हमारी मदद करते हैं। और यहीं पर सारी पहेली सुलझ जाती है। एक कमाल का कनेक्शन सामने आता है। जिन पौधों के बीजों में सिर्फ एक हिस्सा होता है, जिन्हें एक बीजपत्री कहते हैं, उनकी पत्तियों में हमेशा पैरेलल नसें और रेशेदार जड़ें होती हैं। और जिन पौधों के बीज दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं, यानी द्विबीजपत्री, उनकी पत्तियों में जालीदार नसें और मूसला जड़ें मिलती हैं। है ना प्रकृति का एक छिपा हुआ पर एकदम परफेक्ट सिस्टम? तो ये तो हो गई क्या की बात कि पौधे कैसे हैं। पर अब आता है असली सवाल, वो ऐसे क्यों हैं? इसका जवाब हमें उनके घर में मिलता है, यानी उनके माहौल में, और उस माहौल में ढलने की उनकी कहानी में। इस क्यों का जवाब एक शब्द में छिपा है, अनुकूलन। मतलब वो खास खूबियां जो किसी भी जीव को अपने घर में, अपने माहौल में जिंदा रहने और फलने फूलने में मदद करती हैं। ये नेचर का अपना डिजाइन है जो हर जीव को सर्वाइवल के लिए तैयार करता है। जरा इन कमाल के उदाहरणों को देखिए। पहाड़ों पर ऊंची ऊंची देवदार के पेड़, उनका वो कोन जैसा शेप क्यों होता है? ताकि बर्फ उन पर टिके नहीं, फिसल कर नीचे गिर जाए और टहनियां टूटे नहीं। या फिर रेगिस्तान का कैक्टस, उसका मोटा गूदेदार तना पानी को बचाकर रखता है, जो वहां सबसे कीमती चीज है। हर डिजाइन के पीछे एक मकसद है। और ये सिर्फ पौधों की बात नहीं है, जानवरों की दुनिया में तो अनुकूलन के और भी गजब के किस्से हैं। चलिए दो अलग अलग तरह के ऊंटों की कहानी सुनते हैं। एक तरफ है राजस्थान के गर्म रेगिस्तान का ऊंट, जिसके लंबे पैर उसे गर्म रेत से ऊपर रखते हैं। और दूसरी तरफ है लद्दाख के बर्फीले ठंडे रेगिस्तान का ऊंट,
जिसके पैर छोटे और मजबूत हैं ताकि वो पहाड़ी रास्तों पर चल सके। एक के पास एक कूबड़ है तो दूसरा के पास दो, ताकि वो लंबी और कठोर सर्दियों के लिए ज्यादा एनर्जी जमा कर सकें। ये अनुकूलन का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो हमने ये तो देख लिया कि प्रकृति कितनी समझदारी से काम करती है, हर जीव अपने माहौल के लिए कितना परफेक्ट बना है। पर अब बात आती है सबसे अहम सवाल पर, ये सब जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है? समझने वाली बात यह है कि जिंदगी का ये ताना बाना, ये पूरा सिस्टम बहुत ही नाजुक है। हर जीव अपने घर यानी अपने हैबिटेट पर पूरी तरह से निर्भर है। सोचिए, अगर जंगल कट जाते हैं तो सिर्फ पेड़ नहीं कट रहे, बल्कि उन अनगिनत जीवों का घर भी छिन रहा है जो उन पर निर्भर थे। और जब ये संतुलन बिगड़ता है तो नतीजे हमारे सामने होते हैं। अपने घर उजड़ने की वजह से ही बंगाल टाइगर की संख्या घटी है। चीता तो भारत से खत्म ही हो गया था, जिसे सालों बाद फिर से बसाने की कोशिश हो रही है। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसी प्रजातियों को बचाने के लिए अब हमें खास संरक्षित इलाके बनाने पड़ रहे हैं। इसलिए जब हम बायोडाइवर्सिटी को बचाने की बात करते हैं तो हम सिर्फ कुछ खूबसूरत जानवरों या पौधों को नहीं बचा रहे होते। हम असल में जिंदगी की उस पूरी लाइब्रेरी को बचा रहे हैं जिसमें लाखों सालों के विकास से मिले समाधान छिपे हैं। तो अगली बार जब बाहर निकलें तो सिर्फ देखें नहीं, खोजें। ये जीती जागती लाइब्रेरी हमारे चारों तरफ है, अपनी कहानियां सुनाने का इंतजार कर रही है। सवाल ये है कि हम इसमें से कौन सी नई कहानी खोजना चाहेंगे।